नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम लोग साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर 5 अध्याय 5 क्लास 9 है और चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी आप सेल या कोशिका बोल सकते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका यानी सेल। ये हमारा क्लास 9 साइंस विज्ञान में दिया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग लाइन बाय कंप्लीट कर रहे हैं। यह आज हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देखें, तभी आप आज का वीडियो यानी पार्ट 2 देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कंप्लीट किए थे। आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज में भी ये संरचनाएं क्या है ये भी कंप्लीट किए थे। आपको बहुत अच्छे से बताए थे ये सब सारी चीज़ों को। अगर आप इसमें चाहते हैं कि चीज़ों को फिर से रिवाइज किया जाए तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम लोग जानेंगे, इन्हें भी जाने, ये वाला हमारा बचा हुआ था तो इसको देखेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप और क्रियाकलाप के क्वेश्चनों को जानेंगे। और आपको बता दें कि हम लोग ये टॉपिक को आज पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि 5.2 से पहले जितना भी दिया गया है यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर तक। तो वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा 2026, 27, 28। और आपको बता दें कि ये जो है से नॉलेज और ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब जानना चाहिए। साइंस का है, अगर आप आगे चल के साइंस लेते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये हमें दिया गया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा फिर चीज़ों बताएंगे। तो देखिए, कोशिका, कोशिका को बोलते हैं सेल या फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, जीवन का मौलिक इकाई है। जीवन का मौलिक इकाई कोशिका क्यों है? जिस प्रकार से घर जो होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, घर जिसमें आप रह रहे हैं, वो क्या चीज़ से बना है? मान लीजिए कि ईंटों से बना हुआ है। तो देखिए, उस घर का जो हर ईंट है, एक एक ईंट से मिलके एक बड़ा सा घर का निर्माण हुआ। तो वही उस घर का जो कंक्रीट है, ईंट है, ब्रिक है, वही कोशिका कहलाएगा। तो घर के लिए ईंट जो है कोशिका है, हम लोग के शरीर के लिए कोशिका है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय, एक कोशिका और बहुकोशिका। एक कोशिका किसे कहते हैं? एक कोशिका को, एक कोशिकीय जीव को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक और एक का मतलब एक। इसी तरह से होता है बहु, तो बहु का मतलब होता है मल्टी। आप इसको समझ रखें, ये आपको नहीं, ये बहुत सिंपल है। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा। तो देखिए, यूनिकोशिकीय यानी कि कोशिका में जैसे हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव, तो इस प्रकार के जीव, ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु या पेड़ पौधे जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जबकि बहुकोशिकीय एक से अधिक सेलों से, कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये कौन सा एक कोशिका जीव है? तो अमीबा। अमीबा का आप नाम सुने होंगे, एक सेल से मिलकर बना हुआ। ये खाना खाता है एक ही सेल से, ये पचाता भी एक ही खेल से, ये बढ़ता भी है और बेबी भी प्रोड्यूस करता है, यानी बच्चे जन्म भी देता है एक ही सेल से। इसी प्रकार से और भी जैसे पैरामीशियम है, इग्लिना है, प्रोटोजोआ है, क्लैमेडोमोनास है। और बहुकोशिकीय में हम लोग तो खुद आते हैं, एनिमल भी आता है, पौधे भी आते हैं, बड़े हाई ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक किया। यानी कॉर्क की एक पौधा होती है, कॉर्क, कॉर्क वृक्ष का जो छाल है, उस छाल से पत्ते की जो पतली लेयर है उस छाल में देखा। तो हम ये समझ पाएंगे कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जो हुक है, 1665 ईस्वी, ये डेट एकदम लर्न कर ले, 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका का सबसे पहले पता लगाया। तो कोशिका का जो खोज है, मृत कोशिका, जीवित कोशिका नहीं बोलेंगे, जीवित कोशिका का दूसरा व्यक्ति ने खोजा था, लेकिन मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक किया 1665 में। रॉबर्ट हुक के नाम याद रखेंगे। यह एक फॉरेन विदेशी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है। और ये बताया कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे इसमें कॉम या हाइव जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस प्रकार से छोटे छोटे चेंबर बने हुए थे, इस प्रकार से कुछ। तो इस प्रकार से यहाँ पे चैम्बर थे जिसमें केंद्रक होता है, यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होता है, और केंद्रक भी होता है, और जीव द्रव भी होता है। तो इस प्रकार से यह कोशिका द्रव जिसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझ पाएँ कि रॉबर्ट हुक 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। और जानते हैं, रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका को देखा, वो अपने द्वारा स्वनिर्मित एकदम सरल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में देखा। ये छोटा चीज़ है, आंखों से नहीं देख सकते नेकेड आई में, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ता है, यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके हेल्प से छोटे छोटे चीज़ों को देखा जाता है। तो कॉर की पतली काट में देखा था और इसके सहायता से देखा। देखिए, ल्यूवेनहॉक नाम है इसका, ल्यूवेनहॉक, अच्छे से आप प्रोनाउंसिएट करेंगे। 1674, 1665, जस्ट 9 साल बाद, इसके 9 साल बाद 1674 ने सबसे पहले, देखिए, ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया।
तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीवित मृत कोशिकाओं का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट हुक लगाया 1665 में। यह कोशिका जो था कॉर्क के पौधा का था, एक क्या था, पतली थीन सीड था, कॉर्क था, लेयर था। लेकिन जीवित कोशिकाओं का पता लुवेनहॉक 1674 में लगाया और ये उन्नत सूक्ष्मदर्शी से लगाया। उन्नत का मतलब होता है एडवांस, बहुत ही बढ़िया लेवल का माइक्रोस्कोप था, जो डिवाइस था बहुत अच्छा से डेवलप हो गया था। लेकिन ये अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से देखा था, इसके पास सूक्ष्मदर्शी अच्छा क्वालिटी का नहीं था, अर्ली डेवलप। ये खुद से निर्माण करके देखा और सरल माइक्रोस्कोप में देखा। ये सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखा, यानी कि ऐसा माइक्रोस्कोप था जो कि एडवांस लेवल का था। और तालाब के जल यानी पॉन्ड, तालाब का मतलब पॉन्ड होता है, उसके पानी में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को पता लगाया। तो आपको मृत और जीवित कोशिका का खोज किसने किया और कब किया, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आपके पास हाईलाइटर है तो हाईलाइट करते रहिए, जिससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन का नेक्स्ट आता है। हम लोग अभी लुवेनहॉक का नाम देखे और रॉबर्ट हुक का। अब हम यहाँ पे है लुवेनहॉक के बाद रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1801, अभी हम लोग 1600 पढ़ रहे थे, 1665 और हम लोग पढ़े 1674। अब डायरेक्ट आपको जम करके आ जाना है 1700 नहीं, अब आ जाना 1831। 1831 में कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया गया, यानी एक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा। इसे देखिए, इस लेयर को, इसके आउटर लेयर को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसी प्रकार से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये जो बीच में रहता है इसे केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। और जानते हैं, इसी प्रकार से जो ये वाला एरिया बच गया खाली खाली, इसे कोशिका द्रव बोला जाता है, यानी कि इसको साइटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे कोशिक सेल में केंद्रक का खोज किसने किया, सेल के अंदर ये जो है इसका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में 1831 में कोशिकाओं की केंद्रक, कोशिका में केंद्रक होता है ये पता लगाया। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जे.ई. प्रोकंज। तो जे.ई. प्रोकंज ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थिर तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया। तो देखिए, जे.ई. प्रोकंज ने जो 1839 ईस्वी में, यानी कि 1831, आप बोल सकते हैं 8 साल बाद, 1831 8 साल बाद 1839 ईस्वी में, ये जस्ट आप बोल सकते हैं कि ये 8 साल के बाद ऐसा घटना हो रहा है। 1831 के बाद 1839 में साइंटिस्ट है जे.ई. प्रोकंज, ये 1839 में कोशिका में स्थित तरल यानी लिक्विड जैविक पदार्थ का को क्या कहा, जो यानी ये कोशिका है, तो ये कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है, इसे केंद्रक बोलेंगे न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है सिर्फ लिक्विड है, यानी कि सेमी लिक्विड तरल पदार्थ है, जिसका नाम है कोशिका द्रव। और इसके अंदर जानते हैं, इसके अंदर भी क्या है, द्रव है, ये वाला एरिया में, तो इसको भी यहाँ बोलते हैं केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव इसको बोलते हैं और इसके अंदर वाला को केंद्रक द्रव। ये दोनों को तरल जैविक पदार्थ कहा जाता है, जिसका नाम दिया जीव द्रव। और जीव द्रव का नाम ये दिया जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, तो ये नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन, देखिए 1838, ये 1838 में आया, और एक है टी स्वान 1839। डेट आपको बहुत ईजी साथ हो जाएगा, 1839 और 1838, 1839 लगभग सेम डेट है, जब जीव यानी कि तरल जैविक पदार्थ का खोज जब पुरुकंज ने किया 1839 में, जिसका नाम जीवद्रव दिया। जीवद्रव का मतलब क्या होता है, तो जीवद्रव को आप बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर, यानी केंद्रक जीव, और आप बोल सकते हैं कोशिका जीव, केंद्रक जीव और या कोशिका जीव या द्रव, या ऐसे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिलने से जीव द्रव बना, जिसका नाम प्रोटोप्लाज्म बना। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के मिलने से प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं जैविक पदार्थ, जो कि ये भी खोज किया 1839 में, 1838 और 39 में ही टी स्वान और एम स्लीडन ने एक कोशिका सिद्धांत दिया, जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल
थ्योरी। तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। और इस सिद्धांत में क्या बताया गया था ये सुनिए, और ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बताया कि सिद्धांत के अनुसार कि सभी पौधे, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी एनिमल जीव जंतु हैं, वो कोशिकाओं से बने हैं। एक लाइन इस सिद्धांत में बताया गया था। तो ये सिद्धांत सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। पहली बार इस दुनिया में इस सिद्धांत सेल थ्योरी के तहत बताया गया कि जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, सब कोशिका से बने होते हैं। और ये जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी ये जीवन की लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है। इसलिए इस चैप्टर का नाम ऐसा रखा गया है। ये कोशिका सिद्धांत में टी स्वान और एल स्लीडन ने बताया, यानी स्लीडन ने, एम स्लीडन ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन को एकदम आप रट ले, हाईलाइट कर ले। फिर विर्चू आया। विर्चू आया 1855 में। सब एकदम सीरीज है। 1855 में, 1838 और 39 के बाद, कुछ सालों के बाद, लगभग 20 से 21 साल के बाद 1855 में विर्चू आते हैं और वो बोलते हैं किसी, यानी कि कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। देखिए कोशिका सिद्धांत जब आया, जिसे सेल थ्योरी कहते हैं, वो तो हमें कौन दिया? कोशिका थ्योरी। तो कोशिका थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलके दिया, एम स्लीडन और टी स्वान। लेकिन उतने अच्छे से ये नहीं बताया। बस इस सिद्धांत में ये इन लोग क्या बताया है कि सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। लेकिन विर्चू आया और इसको मॉडिफाई करता है, इसमें और कुछ ऐड करता है, बोलता है नहीं, इन लोग बस इतना ही नहीं है कोशिका थ्योरी। कोशिका थ्योरी को और विस्तार किया और डिटेल से बताया विर्चू 1855 में। तो यह आगे बताता है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सेल थ्योरी में एक लाइन और जोड़ा गया विर्चो के द्वारा। ये कोशिका है, यही कोशिका आगे चलकर डिवाइड होकर दो कोशिका बनता है। तो जो दो नए कोशिका बना है वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से बना है। यही लाइन इसमें बताया कि जितने भी सभी कोशिकाएं हैं अपनी पूर्व यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, जन्म लेती है। फिर 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, लाइन से चलता है, और एलसीडी में इसका सारा का सारा फोटो दिखाता है। ये सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी है, छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए। 1940 में आता है। इसके बाद कोशिका की जटिल संरचना, जितने भी एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल है, उसके अंदर क्या है, कैसे है, सूक्ष्मदर्शी हो, डीएनए हो, आरएनए हो, या फिर बहुत तरह की चीज़ है, वो बहुत से अंकों को समझना संभव हुआ। यानी कि इससे पहले जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, तब तक सूक्ष्मदर्शी नहीं आया था। 1940 तक हम लोग उतने डिटेल नहीं जानते थे सेल के बारे में। और सेल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। तो इस सूक्ष्मदर्शी के कारण तो ये संभव हुआ। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया था, ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था। अब कुछ क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। ये 5 पॉइंट हमारा 2 है, 1 हम लोग कंप्लीट किए। हमने देखे झिल्ली यानी पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार की प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्याज का झिल्ली बनाए। इसी प्रकार से बोल रहा है कि पत्ती की झिल्ली बनाइए, प्याज का बनाइए, और अलग अलग चीज़ों के बनाइए। फिर बोल रहा है उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद, यानी ये सब करने के बाद और ऊपर करने के बाद, जो हम लोग प्याज का किए थे, और यहाँ पे समझिए कि इसको किए, ये बुक नहीं बताया लेकिन हम लोग को करने के लिए बोला गया, तो समझिए हम लोग इसको कर लिए। इसके बाद इसके अनुसार इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग देते हैं और आपको हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यह आना चाहिए। ये एग्जाम में नहीं आएगा तो नॉलेज के लिए हमें आना चाहिए, और आपको आंसर ऑलरेडी आता है, बस इसको चलिए रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामों के लिए। यहाँ पे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सभी कोशिकाएं आकार और आकृति, देखिए आकार मतलब शेप और साइज, सभी कोशिकाएं का शेप और साइज जो है से एक जैसा होगा क्या? दृष्टि, आकार और आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? तो बोलेंगे नो, ये गलत बात है। सारे के सारे कोशिकाएं के साइज और आकार एक जैसे नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। क्या है? सभी कोशिकाएं आकार और आकृति की दृष्टि से एक जैसी नहीं दिखाई देती है, अलग अलग विशिष्ट कार्यों पर। मान लीजिए कोई अलग अलग काम कर रही कोशिका, तो सब कोशिका का अलग अलग साइज और आकृति है। उदाहरण के लिए समझिए तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं बहुत लंबी होती है और संकित होती है, जबकि रक्त, ब्लड का आप सेल देखेंगे तो ब्लड गोलाकार होगा। तो इस प्रकार से सब अलग अलग होता है। लेकिन प्याज वाला बात करेंगे तो वो एक जैसा रहेगा, मतलब एक चीज़ वाला देखेंगे तो एक जैसा दिखाई देगा। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, सभी कोशिकाएं की संरचना एक जैसा दिखाई नहीं देती है।
तो ये कोशिकाओं की संरचना उनके प्रकार जैसे पादप और जंतु कोशिकाएं उनके कार्य के आधार पर भिन्न होती है। जैसे हम पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती तो नहीं, पादप में अलग, प्लांट का अलग, सबका अलग अलग। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट हो, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है पादप कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सबका संरचना एक जैसा है, प्लांट वाला में कुछ पाया जा रहा है तो एनिमल और सेल वाला में नहीं पाया जा रहा, जंतु कोशिका में। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, तो ये गलत था। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? तो पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? तो ये बोलेंगे हाँ, अंतर है। पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में अंतर है। पादप के विभिन्न भागों, जैसे हम जड़ का बात करें, जैसे हम रूट बोलते हैं, तना यानी स्टेम, फिर हो जाएगा पत्ती, उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। तो सबका अलग अलग प्रकार है और साइज दिया गया है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? तो कोशिकाओं में कुछ मूलभूत समानताएं दिखाई देती है। सभी कोशिकाओं में कुछ बुनियादी घटक होते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि क्या क्या कोशिकाओं में एक जैसा होता है, तो आपको देखिए ये इसका आंसर आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कि एक हम सेल बनाते हैं, तो सभी के सेल में ये आउटर लेयर होगा। तो एक आप समझ जाइए कि सभी कोशिका में समानता बोला है। तो क्या देखिए, जितना भी सेल बनाएंगे तो आपको कोशिका झिल्ली सब में मिलेगा, यानी जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली सभी में है, प्लस में केंद्रक सभी में रहेगा। ये वाला केंद्रक सभी में रहेगा। दो चीज़ हमको समानता दिखाई दिया, और भी कुछ है जैसे में आपको दिखाई देगा केंद्रक और कोशिका द्रव, यानी कि ये वाला आपको सभी में दिखाई देगा। ये खाली स्थान जहाँ लिक्विड वाला पार्ट है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सब दिखाई देगा। तो हमारा ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो इसका आंसर भी बुक दिया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिया है, लेकिन हम आपको अपने अनुसार बताएं। फिर दिया गया है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा और आंसर दे रहा है कि कुछ जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखें और ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं, यानी हम लोग के शरीर का कुछ कोशिका मतलब सेल, और मानव शरीर मतलब ह्यूमन बॉडी तो दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए अभी हम आपको बताएं कि सब कोशिका का जो है वो दृष्टि, यानी कि सभी कोशिकाएं का आकार आकृति एक जैसा नहीं दिखाई देती है। ये पूछा था क्या दिखाई देते नहीं। ये देखिए चिकनी पेशी कोशिकाएं, ये भी कोशिका लेकिन लंबी कोशिका है। ये रुधिर कोशिका, तो इसका साइज क्या सेम है? नहीं। इसका आकृति क्या सेम है? नहीं। ये रुधिर कोशिका है, ब्लड का, ये गोलाकार का शेप का है। तो ये थोड़ा अंडाकार का, गोलाकार का। ये कोशिका देखिए किस तरह से है। ये तंत्रिका कोशिका देखिए थोड़ा लंबी लंबी होती है। तो समझ में आ रहा है आपको कि किस प्रकार से सब कोशिका का साइज और आकार अलग होता है। अंडाणु का देखिए, अंडाणु एग जो फीमेल में पाया जाता है, अंडाणु ये वाला एग है। फिर देखिए शुक्राणु जो मेल में पाया जाता है, शुक्राणु ये थोड़ा लंबा होता है। अस्थि कोशिका, हड्डी का कोशिका देखिए किस तरह से होता है। फिर वसा कोशिका यानी फैट वाला देखिए। तो सब कोशिका का साइज, आकार, आकृति है। तो ये बता रखा है कि मानव शरीर की अलग अलग कोशिकाएं, विभिन्न कोशिकाएं, और सबका आकृति, साइज अलग अलग है, संरचना की दृष्टि से भी अलग अलग है। तो यहाँ चलिए इसके बारे में देते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे हम आपको अधिक समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि कोशिकाओं की यानी जितने भी सेल्स है उसकी आकृति, साइज और आकार यानी शेप, उनके विशिष्ट कार्यों के लिए अगर मान लीजिए अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनके अलग अलग उनके अनुरूप होते हैं। मान लीजिए कि कोशिका के, मान लीजिए आइज, आँख का जो कोशिका होगा वो अलग प्रकार का होगा, पैर का जो कोशिका होगा वो अलग होगा। इसी प्रकार से हृदय, हार्ट वाला, लंग्स वाला, किडनी वाला, तो उसके कार्यों के अनुसार उनका जो आकृति और आकार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड है तो ब्लड का देखिए गोलाकार है, तो उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरिंग करना, मतलब लेके जाना, परिवहन करना। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, तो कुछ जो कोशिकाएं अपना आकार बदलती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का है। इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित, वो अपना शेप जो है चेंज करते। देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक अमीबा बना रहे हैं, ये है। कभी भी अमीबा आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से शार्प यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा राउंडेड होना चाहिए। तो ये मान लीजिए अभी अमीबा ये है, ये अपना शेप चेंज करके कुछ और तरीके से बना लेगा। ये मान लीजिए कि अभी इस तरह से बना लिया। तो एक कोशिकीय जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और अमीबा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। ये जो है अपना आकार बदलती रहती है कुछ, इसलिए इसे इरेगुलर, अनियमितता कहते हैं, अनियमित। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, जैसे में और प्रत्येक, तो कुछ ऐसे जीव हैं धरती पे जिनकी कोशिका का आकार समान रहता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अमीबा में चेंज होता रहता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है, यानी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए दिया गया है कि तंत्रिका कोशिका, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका
जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जो जिंदा कोशिका है यानी जो सर्वाइव कर रहे जीवित जो सेल है उसमें कुछ काम करने का क्षमता है, शक्ति है, जो सभी सजीवों के गुण है। और ये सभी सजीव का तो ये गुण है। सजीव का मतलब होता है बायोटिक, जिसे हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जिसमें जान हो, जो ग्रो हो सकता है, खाना खा सकता है, दौड़ सकता है, बढ़ सकता है, बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, उसे तो सजीव बोलते हैं। तो सजीव का गुण है क्या? सजीव का, सभी सजीव का गुण क्या है कि उसके जो कोशिका है, जीवित कोशिका, वो कुछ काम करता रहेगा। एक जीवित कोशिका के मूलभूत कार्य कैसे करती है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जानते हैं। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीव है, इसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं जीव, यानी कि जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है कोशिका, जैसे हम लोग, पेड़ पौधे, एनिमल। लेकिन पैरामीशियम, एगुलिना, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये सब जितने भी है ये सब एक कोशिकीय है। ये श्रम विभाजन होता है, यानी बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में इसका होता है। फिर इनका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। देखिए शरीर का अलग अलग अंग है, मतलब हमारा लंग्स का काम क्या है? सांस को लेना, फेफड़ा है, और फिर हृदय, हार्ट है, जहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होता है और धड़कता रहता है। इसी प्रकार से किडनी का फिल्टर करने का काम है, यूरिन वगैरह बनाता है। तो ये बोल रहा है शरीर का हर अलग अलग, आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, इस प्रकार सब समझ पा रहे होंगे। और मुंह का काम है किसी चीज़ को खाना, चबाना, बोलना। तो शरीर के अलग अलग भागों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय, हृदय रुधिर को पंप करता है। हृदय मतलब होता है हार्ट, तो हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। अमाशय, अमाशय भोजन का पाचन करता है। तो समझ पा रहे हैं आप कि शरीर के अलग अलग अंग का अलग अलग काम होता है। हृदय काम है रुधिर का पंप करना, अमाशय जिसे स्टोमक बोलते हैं, जहाँ खाना पेट को बोलते हैं, तो यहाँ भोजन पचता है। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। तो एक कोशिका जो एक सेल से बने होते हैं, ऐसे एनिमल में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। तो ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिकांग किसे कहते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है सेल ऑर्गेनेल्स, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या कहते हैं? मान लीजिए कि सेल के अंदर ये सेल है, ये केंद्रक है, यहीं पे राइबोसोम है, छोटे छोटे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी कायर है। इसी प्रकार से आप समझते होंगे कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर यहाँ पे क्लोरोफिल है, यानी से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ हैं यहाँ पे। तो ये सब जितने भी यहाँ पाए जाएंगे इसको ही कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी अपरेटस हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो इस प्रकार से इसे कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। तो हर कोशिकांग अपना अपना कार्य है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इस प्रकार से लिख रखा है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट कार्यों का निष्कासन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था ये वाला, हालांकि इसको समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। हर कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होंगे, या तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या तो गोल्गी अपरेटस होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा। इस प्रकार से घटक होंगे, उसे आप कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे। ये सब सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। फिर बोला हर सेल ऑर्गेनेल, हर कोशिकांग एक अपना विशिष्ट कार्य करता है, स्पेशल काम करता है, जो कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, जो कोशिका में नए चीज़ का बनता है, अब से जो खराब चीज़ वो बाहर फेंकता है, उसको इस प्रकार से लिख रखा है। तो इसमें और कुछ नहीं लिख रखा है, इतना ही दिया गया है। आप इसको देखते हैं इधर थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया है। अब हम लोग का वीडियो बहुत ही जल्द एंड होगा। कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। देखिए सेल ऑर्गेनेल के कारण ही एक कोशिका, यानी आप बोलेंगे ना कि जो सेल है ये पूरा का पूरा सेल है, ये केंद्रक है, और ये क्या है? तो ये हमारा पूरा का एक सेल है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपरेटस है, अंतर्द्रावी जालिका है। तो ये सब अगर हटा देंगे ना तो ये कोशिका मर जाएगी। यानी कि बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, राइबोसोम, ये कोशिका का पूरा पूरा कोशिका जीवित है। तो एक कोशिका जीवित रहती है कोशिकांगों के कारण ही, अपने सभी कार्य करती रहती है। यह कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं। देखिए ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल, यानी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब मिल के एक मूलभूत इकाई बनाए। अगर इनमें से कोई हटा देंगे तो सेल मर सकती है, जिसे कोशिका कहते हैं। तो कोशिका का देखिए डिफिनेशन दिया। अगर कोशिका का डिफिनेशन पूछे तो रचनात्मक, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसे कोशिका कहेंगे। तो फिर लिखा है, ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। तो सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के
कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में मान लीजिए ये सेल था, ये भी सेल है, तो इसके अंदर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी एपरेटस है, इसके अंदर भी अंतर्द्रावी जालिका, ये सब सभी की सभी चीज़ रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी रहेगा, केंद्रक रहेगा। तो ये बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं, किस जीव में पाए जाते हैं और किस प्रकार का उनका काम है, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा एक क्वेश्चन दिया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, हालांकि आप पूरा पढ़ लें, आप आंसर दे सकते हैं। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, एन कोशिका की खोज किसने और कैसे की? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक की, और कैसे की? तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। उन्होंने अपने द्वारा जब बनाया सूक्ष्मदर्शी, जो सरल सूक्ष्मदर्शी था, उसमें कौर की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी और इन्हीं संरचनाओं को कोशिका नाम दे दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे खोज किया हम लोग को पता चल गया। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और किरणात्मक इकाई क्यों कहते हैं? जानते हैं, अब से पूछा जाएगा कोशिका किसे कहते हैं, यही लाइन उठा के लिख दीजिएगा कि जीवन की संरचनात्मक और किरणात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आंसर हो गया। लेकिन कहते क्यों हैं, तो अभी पढ़े। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और किरणात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों की मूल इकाई है, सभी जीवों की मूल इकाई है कोशिका, और सभी जैविक कार्यों को करती है। तो सभी जैविक कार्यों को करती है जीवित रहने के लिए, और ये जीवन की मूल इकाई, फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, किरणात्मक इकाई कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.2 यानी कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी में हम आपको बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव के बारे में, और डिटेल से चर्चा करेंगे प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का ही दूसरा नाम है कोशिका झिल्ली, और पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पहला टॉपिक। आप वीडियो पे बने रहें, आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप पढ़ते रहें, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।